अड्डा में आपका स्वागत है। कब्रिस्तान, शमशान, गुजरात के गधे, आतंकवादी है पीएम, ये सारी बातें बड़े बड़े नेता कर रहे हैं। यूपी चुनाव के 3 फेज हो चुके हैं। बचे हुए 4 चरणों के पहले नेता इतने बेचैन हो गए हैं कि वो पर्सनल अटैक और ध्रुवीकरण का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। अगर मोदी जी को बीएसपी का फुल फॉर्म बहनजी संपत्ति पार्टी लगता है तो मायावती को मोदी के पूरे नाम में नेगेटिव दलित मैन नजर आता है। क्यों हो रही है गंदी बात? क्यों हर पार्टी में डेस्परेशन नजर आ रही है? क्या विकास रोजगार से बात नहीं बनती नजर आ रही? और क्या प्रचार के इस निम्न स्तर से पार्टियां वोटरों को लुभाने में कामयाब रहेंगे? इन सब पर हम चर्चा करेंगे आज आवाज अड्डा में, लेकिन उसके पहले आपके सुनाते हैं प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री अखिलेश के विवादित बोल। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। अगर होली पे बिजली मिलती है तो ईद पर भी बिजली मिलनी चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकार का काम है भेदभाव मुक्त शासन चलाने का। किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। धर्म के आधार पर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जाति के आधार पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक गधे का विज्ञापन आता है, बताओ गरीब लोगों, किसान भाइयों, एक गधे का ज्ञापन आता है, विज्ञापन। हम तो इस सदी के बड़े महानायक से कहेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। लगता है चुनाव प्रचार का फोकस प्रतिद्वंदियों पर निशाना साधना हो गया है। इसका एक एग्जाम्पल आज दिखा जब मोदी और मायावती दोनों ने एक दूसरे के लिए नए नाम सोचे। बीएसपी का नाम ही बदल गया है। अब वो बहुजन समाज पार्टी नहीं रही है। बहुजन तो सिर्फ बहनजी में समेट गया। अक्षर वही है, जगह बदल गई। अब वो बहुजन बहनजी बन गया और पूरी पार्टी बहनजी संपत्ति पार्टी बन गई। मैं कभी ये घटिया किस्म की बातें करती नहीं हूं, लेकिन मुझे मजबूर किया है। इसलिए मुझे उन्होंने बीएसपी की डेफिनेशन बताई है, मैंने अपने देश के प्रधानमंत्री की डेफिनेशन बता दी है, परिभाषा बता दी है। दलितों के प्रति जो अब तक उनका चाल, चरित्र, चेहरा और नीति और नियत रही है, उसको ध्यान में रखकर इनका सही नाम क्या, असली नाम क्या है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी का मिस्टर नेगेटिव दलित मैन, मिस्टर नेगेटिव दलित मैन। और आवाज अड्डा में आज हम आपसे भी सवाल पूछ रहे हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या यूपी चुनाव प्रचार में राजनीतिक स्तर गिर रहा है? आपका क्या व्यू है? हमें बताएं। CNBC_आवाज हमारे ट्विटर हैंडल में जाकर आप पोल में हिस्सा ले सकते हैं। आपका नजरिया भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। SMS भी कर सकते हैं हमें 51818 पर। आइए आज के चुनावी संग्राम में हमारे पैनल से आपको मिलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नरेंद्र तनेजा हमारे साथ आज जुड़े हैं। एसपी का पक्ष रखने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजीव मिश्रा साथ में हैं। लेखक और RSS समर्थक रतन शारदा से चर्चा होगी। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र तिवारी और हर्षवर्धन त्रिपाठी इस डिबेट में जुड़ेंगे। इसके अलावा CSDS के हिलाल अहमद और CNBC आवाज के प्रबंध संपादक आलोक जोशी से भी हम चर्चा करेंगे। स्वागत है आप सबका। तनेजा जी, क्या जरूरत थी कब्रिस्तान और शमशान की बात करने की? क्या जरूरत थी इस बात को उठाने की कि क्या होली में बिजली आती है या ईद में बिजली आती है? क्या बिजली का कोई धर्म होता है? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने कि बिजली का क्या धर्म होता है। ये सवाल तो आपको पूछना चाहिए अखिलेश यादव जी से। उनसे पूछना। प्रधानमंत्री का वक्तव्य अभी जो उन्होंने कहा आपने सुनाया, उन्होंने कहा धर्म या जाति पे नहीं होना चाहिए। पूरे उसको आपने सुनाया। मुझे बताइए आपके कितने दर्शकों को उससे लेके आपत्ति है कि नहीं होना चाहिए? यही तो बात करी गई। अच्छा, और आप देख रहे हैं वहां पे हालत क्या है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे इलाकों के अंदर जहां बिजली जानी चाहिए, जहां अंडरग्राउंड जो वायरिंग लेके जा रही थी, कुछ लोगों ने शिकायत करी है, खास समुदाय के लोगों ने, मत करिए क्योंकि वो चोरी नहीं कर पाएंगे। तुरंत उस काम को रोक दिया गया।
पिछले दिनों आपने तस्वीरें देखी, वहां पे किस तरह की तस्वीरें आई। उत्तर प्रदेश, मैं नहीं बोल रहा, कोई पार्टी नहीं बोल रही, उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा अखबार है अमर उजाला, राष्ट्र का बहुत बड़ा अखबार है, उन्होंने ये खबर आप देखिए, उन्होंने लिखी है, जहां पे कि REC जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन जो थर्ड पार्टी है ना, कोई पार्टी नहीं है, वो तो एक कंपनी है, वो कह रहे हैं कि वहां की जो सरकार है उत्तर प्रदेश की, वो धर्म के नाम पर पे और ऐसे इलाकों में बिजली देना चाहती है जहां एक खास विशेष धर्म के लोग रहते हैं, वो बोल रहे हैं। बिजली मंत्री ने भी इसके बारे में कहा था, लेकिन वहां का मीडिया लिख रहा है, उसको भी छोड़ दीजिए आप। वहां की, आपका तो वहां पे ब्यूरो है, एक मिनट, आपका तो वहां ब्यूरो तमाम सारे, आप पूछिए ना उनसे हकीकत जमीन पे क्या है और उस रिपोर्ट को दिखाइए। देखिए उत्तर प्रदेश में, तमन्ना जी आप अपने ब्यूरोज को वहां बोलिए, ये बताएं कि वहां जितने थाने हैं, क्या खास धर्म और जाति के लोग उन सारे थानों में हैं या नहीं है, सबका चिट्ठा आप दिखा दीजिए, आप ब्यूरो को बोलिए। नहीं तो मैसेज क्या है, आपको सारे नाम। अच्छा ठीक है, ये मैसेजिंग क्या है, क्या मैसेजिंग ये है, क्या मैसेजिंग ये है तनेजा जी प्रधानमंत्री के द्वारा, क्या मैसेजिंग ये है कि अखिलेश सरकार मुसलमानों के लिए काम करती है, अगर आप हमें चुनेंगे तो हम हिंदुओं के लिए काम करेंगे, क्या ये संदेश है? गलत गलत गलत। आप ही ने अभी सुनाया और पूरे दर्शकों ने देखा उसको, उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा धर्म और जाति पर नहीं होना चाहिए, इसीलिए उन्होंने ये बात करी कि कहीं पे आप कब्रिस्तान के लिए 400 करोड़ रुपए रहे हैं, शमशान के लिए आप 285 करोड़ है ना उनका। अब इसमें क्या है, ये तो तथ्य है। लेकिन अच्छा दूसरा, जैसे मैंने कहा कि पूरी सरकार उनकी 5 साल के अंदर उन्होंने जो काम किया सिर्फ एक विशेष धर्म के लोगों के लिए और एक विशेष जाति के लिए, उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा इसको जानता है। और मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, मैं तमन्ना जी आपको चुनौती दे रहा हूं, अपने ब्यूरो से कहिए, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो से कहिए कि वो तथ्य पेश करें कि किस किस थाने में किस धर्म विशेष और किस विशेष जाति के लोग हैं, वो पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। जरा दर्शकों को, भारत के जो दर्शक हैं उनको भी दिखाइए, उसके बाद आप मुझसे ऐसे सवाल नहीं पूछेंगे। इसमें कोई राजनीति नहीं, किसी भी तरह का कोई जो है एक तरह का भेदभाव की बात नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की सच्चाई है। इसीलिए उत्तर प्रदेश संजीव मिश्रा जी सबसे पिछड़े इलाकों में शामिल होता है। संजीव मिश्रा जी इसलिए शामिल होता है क्योंकि ये इस तरीके के 5 साल के कार्यकाल में, क्या आपके 5 साल के कार्यकाल में आपने जिसको माइनॉरिटी अपीजमेंट कहते हैं वो काम किया है? विशेष जगहों पर आप बिजली पहुंचाते हैं और कहीं पर नहीं पहुंचाते हैं, ज्यादा कब्रिस्तान के लिए पैसे देते हैं और शमशान के लिए कम पैसे देते हैं। देखिए तमन्ना जी, आज सबसे अच्छी बात ये रही कि कम से कम मोदी जी और तनेजा जी सब लोग मान तो रहे हैं कि हमने काम किया और हमारा काम बोलता है। ये कब्रिस्तान की भी बात कर रहे हैं, ये शमशान की भी बात कर रहे हैं, ये उसमें तोड़ बैठा रहे हैं कि वहां कम दिया या ज्यादा दिया। दरअसल में है क्या, सच्चाई क्या है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के पास अब वो मुद्दे नहीं है कि किन मुद्दों पर उत्तर प्रदेश में आगे के जो चरण बाकी हैं उनमें अपनी बात रख सके। आज सारे मुद्दों पे जब फ्लॉप हो गए तो ये इस स्थिति पे उतर आए हैं। कल तक कहते थे कि हमने कोई काम ही नहीं किया, आज बता रहे हैं कि हमने उसमें इतना काम किया और इसमें इतना काम किया। दरअसल में उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव जी ने काम किया है और काम बोल रहा है, उसके मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के पास केवल जुमला है और जुमला बोल रहा है। तो आज बहुत साफ सी बात है, स्थितियां साफ है, परिस्थितियां साफ हैं। उत्तर प्रदेश में आज विकासवादी अखिलेश यादव जी से अगर लड़ाई है, नहीं मिश्रा जी, अगर प्रश्न करिए जी, विकासवादी अखिलेश जी के पास अगर बहुत कुछ बोलने के लिए अपने काम के बारे में, तो वो गढ़ों की बातें क्यों कर रहे हैं? आप हमें समझा सके कि उस बयान में वो एक्चुअली क्या बोलने जा रहे थे? संजीव मिश्रा जी, किन गुजरात के गधों की वो बात कर रहे थे? तमन्ना जी क्या कह रहे हैं, आप हमें समझा सकते हैं प्लीज? तमन्ना जी, आज हालात ये आ गए कि निश्चित रूप से इस तरीके के विज्ञापन आएंगे, उनमें गधों की चर्चा होगी। तो ये तो सोचना पड़ेगा हिंदुस्तान के लोगों को कि 2014 से तो हम जुमलेबाजी सुनते आ रहे, हम झूठ बोलना देखते आ रहे, नोटबंदी पे हम 50 इनके नियम कानून बदलते देखते आ रहे। वो भी लोग आज की तारीख में हताश और निराश, जिन लोगों ने अगर कुछ पैसा जमा कर रखा था, और वो भी लोग हताश और निराश जो 31 मार्च तक सोच रहे थे कि हम पुराना धन जमा कर देंगे, उनको भी आपने समय नहीं दिया। आज हालात क्या है, आज हर मोर्चे पे विफल मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी। गुजरात के गधे आरोप लगाने, एक प्रश्न का जवाब नहीं दिया, एक प्रश्न का उन्होंने जवाब नहीं दिया। कौन है एक प्रश्न का जवाब हम दे रहे हैं, हम तो सारे प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। लेकिन तनेजा जी, आपने क्या बोला ये तो आप देख लो। अभी तक तो आप कह रहे थे कोई काम नहीं किया, आप कह रहे थे कोई काम नहीं किया। आज आप शमशान और ये मैनिफेस्टो में है आपके, मुझे ये बताएं, मैनिफेस्टो में है,
ये बड़े चैनल पे हो आप। मुझे ये बताएं कि भारतीय जनता पार्टी संजीव मिश्रा जी, संजीव मिश्रा जी, आपके पास जवाब है नहीं। हमारे पास तो सारे जवाब है। आपके मुख्यमंत्री को इंडियन वाइल्ड एक्ट से क्या प्रॉब्लम है? एक मिनट संजीव मिश्रा जी, एक मिनट संजीव मिश्रा जी, मेरी बात सुने। तनेजा जी आप रुक जाइए, लेट मी आस्क द क्वेश्चन। तनेजा जी रुकिए, मुझे सवाल पूछने दीजिए। तनेजा जी डिरेल कर रहे हैं। नहीं तनेजा जी संजीव मिश्रा जी डिरेल कर रहे हैं। आप प्रयास करके, आई रिक्वेस्ट यू, प्रयास करके मेरे सवाल का जवाब देने की कोशिश कीजिए। अखिलेश यादव को इंडियन वाइल्ड एक्ट से क्या प्रॉब्लम है? क्या क्या दिक्कत है? जो हिंदू प्राणी है, एनिमल है हमारे देश का, क्या प्रॉब्लम है? ये वही हिंदुस्तान है जहां पर जिस तरीके की जुमलेबाजी 2014 में दिखाई गई और किन मुद्दों पे सफल हुए। ये 100 दिन के महंगाई कम कर रहे थे ये लोग, वो भी हैं यही लोग। ये विदेशों से काला धन ना ला पाऊं तो फांसी पे लटका देना। तमन्ना जी मैं पूछना चाहता हूं आपसे, ये 100 दिन में विदेशों से काला धन नहीं ला पाए, ये फांसी पे लटका देना वाली मोदी जी ने जुमला क्यों कहा था? ये भ्रष्टाचार दूर करना। अगर प्रवक्ता सवाल पूछने के बजाय जवाब दे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये आपका काम है कि आप जवाब। राजेंद्र तिवारी जी अपनी टिप्पणी देना चाहते हैं। राजेंद्र तिवारी जी, नहीं वेस्ट ऑफ टाइम। आप लोग जब तक आप लोग थोड़ी देर ब्रेक लीजिए। एक मिनट तनेजा जी और मिश्रा जी, आप लोग ये सोचिए कि आप ही नहीं, आपका काम है कि आप जवाब दें, आप उल्टा सवाल कर रहे हैं पूरी डिबेट को। एक मिनट राजेंद्र तिवारी जी, हम एनालिस्ट के पास चलेंगे, एनालिस्ट के पास चलेंगे। एक मिनट राजेंद्र तिवारी जी, क्या हदें पार नहीं हो रही है? मिश्रा जी प्लीज सर, जमानतें जब्त हो रही हैं। आप जवाब तो नहीं दे रहे सर, मुझे सवाल तो पूछने दीजिए। काला धन भी निकलेगा, मुझे सवाल तो पूछने दीजिए। का काला धन भी निकाला तनेजा जी प्लीज, पॉज प्लीज। सुपड़ा साफ हो जाएगा भाजपा का। मिश्रा जी एक मिनट, जो होगा 11 मार्च को वो होगा। आप विचलित हैं उससे, जो 11 मार्च को होगा वो होगा। आप लोग सोचिए कि आज क्या कर रहे हैं, आज क्या कर रहे हैं। ऑडियो मुझे कंट्रोल मत करवाइए प्लीज, इतने जल्दी मत ऑडियो कंट्रोल करवाइए। एक मिनट राजेंद्र तिवारी जी, क्या हदें पार नहीं हो रही है? कोई सवाल आप नहीं, पूरा रेंज देखिए। मुद्दा नहीं होता। राजेंद्र चौधरी जी समाजवादी पार्टी के नेता आज प्रधानमंत्री और अमित शाह को आतंकवादी कहते हैं। मायावती जी कहती हैं कि ये नेगेटिव दलित मैन है, वो कहते हैं बहनजी संपत्ति पार्टी है। क्या हो रहा है? क्या बेचैनी हो गई है 3 फेज की बात? किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि हवा कहाँ जा रही है? क्या प्रॉब्लम है? हमें ये देखना पड़ेगा कि इस राजनीतिक बयानबाजी का जो निचले स्तर पर आई है, ये शुरुआत किसने की और जिम्मेदारी किसकी है कि राजनीतिक बयानबाजी का एक स्तर बना रहे। ठीक बात। अगर हम बिहार के चुनाव में जाएं तो सबसे पहले डीएनए किसने पूछा था और किसने बताया था खराब डीएनए है? किसने जेडीयू का बताया था कि जेडीयू का मतलब क्या होता है? किसने बताया था आरजेडी का मतलब क्या होता है? किसने कहा था महागठबंधन? और किसने उत्तर प्रदेश चुनाव में स्कैम बताया? सबसे पहले किसने सबसे पहले बीएसपी बताया? ये सही बात है कि दोनों तरफ से चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि शुरुआत कौन कर रहा है। ये सब भी और इसका जवाब बिल्कुल जो गधों की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं या जो राजेंद्र चौधरी जो बात कह रहे हैं, मैं उनसे सहमत नहीं हूं। लेकिन प्रधानमंत्री होने के नाते, देश का नेता होने के नाते पूरा देश आपकी तरफ देखता है। आप जो करेंगे उसका जवाब मिलेगा। तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री को एक जिम्मेदार बयान देना चाहिए और तब दूसरों से उम्मीद करनी चाहिए कि वो जिम्मेदारी से बयान देंगे। जब प्रधानमंत्री इस तरह का बयान देने लगेंगे, स्कैम बताएंगे, बीएसपी बताएंगे, एसपी बताएंगे, कांग्रेस बताएंगे, जेडीयू बताएंगे, आरजेडी बताएंगे, महागठबंधन को महाठगबंधन कहेंगे, तो क्या होगा फिर? रतन शारदा जी, इसलिए आप सारी चीजें जो चल रही हैं गड़बड़ हैं। मैं तो तनेजा जी से और जो संघ के विचारक जी बैठे हुए हैं इनसे जानना चाहता हूं कि शुरुआत जब होती है तो फिर भाई चीजें इस तरह से होंगी। राजेंद्र तिवारी का जो कहना है, एक मिनट, मायावती पर दोष मढ़ना, नीतीश कुमार पर दोष मढ़ना, ये चीजें ठीक नहीं है। जी तिवारी जी, इनका कहना है, रतन शारदा जी, कि शुरुआत पीएम ने की है और उसके बाद तो ये होना ही था। रतन शारदा से सवाल। देखिए, राजनीतिक तौर पे इस तरह के क्रिटिक करना, ह्यूमरस क्रिटिक करना, ये आज का नहीं, लोहिया जी के जमाने से और नेहरू जी के जमाने से चल रहा है।
जब तक उसका स्तर ठीक है। अभी किसी को कहना कि आप संपत्ति आपके पास है, कोई कहता है नेगेटिव है, मैं जिसको नॉर्मल लोग जो मानता है, इसको मैं अब्यूज नहीं मानता। अब्यूज किसको मानते हैं? आप देश के प्रधानमंत्री को टेररिस्ट कहते हैं, आप देश के प्रधानमंत्री को हत्यारा कहते हैं, नरभक्षी कहते हैं, ये चीजें अब्यूज कही जाती हैं। और किसी को कहना कोई गधा एक वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्टर एक व्यक्ति एक जानवर है, उसका मजाक उड़ाना, यानी किस तरह की भाषा का उपयोग। आप जरा चुप करें, आप बोल लिए, मैं पूरा करूं। मैं पूरा करूं, मेरे से सवाल मत करिए। मैं जवाब दे रहा हूं जो मुझे देना है, आपके कहने पे जवाब नहीं दे रहा हूं। मैं जिम्मेदार नहीं हूं मोदी या नीतीश कुमार के लिए। मैं कह रहा हूं कि राजनीति की क्रिटिसिज्म और निचले स्तर की क्रिटिसिज्म में से फर्क होता है। इससे फर्क आप समझाइए। यूं ही भां करके किसी की बुराई करने में आपका स्तर नहीं बढ़ता। अभी जहां तक यहाँ की बहस का सवाल है, किसने कहा समाजवादी नेता ने कि पुलिस की हिम्मत नहीं मुसलमानों को हाथ लगाए? ये वीडियो सारे नेट पे घूम रहा है, किसी ने उसको झुटलाया नहीं है। किसने कहा कि मैं राम मंदिर नहीं बनने दूंगा? आपके नेताजी ने। किसने कहा मैं मुसलमानों के लिए जीऊंगा, मुसलमानों के लिए मरूंगा? आपके नेताजी ने। किसने कहा कि भारत को मैं मुसलमानों के लिए काम करूंगा? और किसने कहा मायावती ने कहा एसपी को वोट देके वोट खराब न करे, मुसलमान भाई मुझे वोट दे। ये जो कम्युनल राजनीति है, उसके सामने अगर मोदी जी कहते हैं कि सेकुलरिज्म का डेफिनेशन रखते हैं कि हर धर्म और पंथ को बराबर का न्याय मिलना चाहिए, वो आपके लिए कम्युनल है। और ये जो मैंने बयान दिए, जो न्यूज़पेपर में छपे हुए हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छे हैं। ये आपके लिए लगता है कि अब्यूज नहीं है, आपको लगता है राजनीति की बहस चल रही है। इस तरह का हाईली कम्युनल वोटिंग जो चल रही है, अगर उसके सामने प्रधानमंत्री सेकुलरिज्म को दोबारा डिफाइन करते हैं, तो उसको आप कैसे गलत कह सकते हैं? एक मिनट, मैं चाहती हूँ कि सब पहले एक अपनी पॉइंट रखे। जो मायावती ने भी कहा दलित पॉइंट रखना चाहता हूँ तो हिंदुओं को जूते साफ करवाएंगे, ये भी आपके नेता ने कहा है। ओके तिवारी जी, पॉइंट रखना चाहता हूँ। तिवारी जी शॉर्ट पॉइंट प्लीज। तिवारी जी, मैं आप अगर 28 पत्रकार के नाते बात करें, आप 2015 के अखबार बिहार के देखें तो एक मिनट समाजवादी पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मैं एक पत्रकार के तौर पर सवाल कर रहा हूं। तो आपको अब्यूज का 2015 28 अक्टूबर के अखबार अगर आप देखें, सबसे पहले जो सवाल है सभी धर्मों के लिए, उस पर मैं आ रहा हूं। यहां बीजेपी का विज्ञापन छपा बिहार में कि नीतीश और लालू, सर आप यूपी की बात करें, बिहार हो गया, बिहार मुसलमानों को देना चाहते हैं और मैं जान दे दूंगा, ऐसा न होने पाए। ये कौन सा धार्मिक वो है, जरा बताया जाए मुझे। ये कौन सी सेकुलर बात कही गई जो प्रधानमंत्री ने ये कहा? प्रधानमंत्री का बयान छपा है, मैं जान दे दूंगा कि दलितों पिछड़ों का आरक्षण मुसलमानों को ना जाए। हाँ तो ये तो कोर्ट भी कह चुका है। देखिए जरा क्या है, ये तो कोर्ट भी कह चुका है ना। चल रही है। आप मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे, झुठला रहे हैं। एक मिनट, हिलाल अहमद कि मुसलमानों को हिलाल अहमद मिलेगा। बेवकूफ किसी को नहीं बना रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। विरोधी आप कह रहे हैं हिलाल अहमद मेरा सवाल और ओके, एक मिनट तिवारी जी रुक जाइए, केवल कहना चाहता हूँ। तिवारी जी रुक जाइए, मिश्रा जी आपसे बहुत सवाल है, रुक जाइए एक मिनट। तिवारी जी एक मिनट, शुरू किसने की? एक मिनट तिवारी जी शुरू होती है। एक मिनट। हिलाल अहमद जो इसमें कोर सवाल है, बयानबाजी से अलग मोदी जी के बयान पर आते हैं। क्या सेक्युलर है और क्या कम्युनल है, इसकी परिभाषा पर आज सवाल उठाया जा रहा है। क्या प्रधानमंत्री का ये कहना कि कब्रिस्तान और शमशान के लिए एक समान पैसा दिया जाए, या होली और ईद में या दिवाली और रमजान में एक समान बिजली आए, क्या ये कम्युनल स्टेटमेंट है? नहीं, ये भ्रम फैलाने वाला स्टेटमेंट है, ये झूठ बोलने वाला स्टेटमेंट है। बिल्कुल सही है। नहीं, जिसने सवाल पूछा है उनको जवाब देने दीजिए, थोड़ा बोलने दीजिए। हाँ, प्लीज थोड़ा बोलने दीजिए। मैं आपकी बात को मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। देखिए, ये मेरे हिसाब से इसको कम्युनल सेकुलर नहीं कहना चाहिए। 3 चुनाव के चरण हो चुके हैं। चौथे चरण में जब आप अपनी कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी को, जिसको कि आपने अपने मैनिफेस्टो में बहुत अच्छी तरह से पहचान लिया है, जब आप उससे मुखातिब होते हैं तो आप ये कहते हैं कि मुझे वोट दो, और इस तरह कहते हैं कि बात सीधी सीधी उन तक पहुंच भी जाए, और आप जो है अपना जो सबका साथ सबका विकास का नारा उसको साथ लेकर भी चलें। लेकिन आपके सवाल में एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल छुपा हुआ है। वो ये है कि अगर इस देश में ये कहा जाता है
कि अल्पसंख्यकों के लिए, मुसलमानों के लिए नहीं, अगर ये कहा जाता है कि अल्पसंख्यकों के लिए काम करना है तो वो संविधान का बुनियादी ढांचा है। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसले हैं जो ये कहते हैं कि इस देश में अल्पसंख्यकों को कुछ अलग अधिकार हैं, और सच्चर कमीशन रिपोर्ट के आने के बाद ये बात साबित हो चुकी है कि मुसलमान और दूसरे समुदायों से पिछड़े हुए हैं। तो अगर कोई राजनेता ये कहता है कि वो मुसलमानों के लिए काम कर रहा है तो वो संविधान के दायरे में दिया गया स्टेटमेंट है। मोदी जी का जो स्टेटमेंट है वो भी संविधान के दायरे में दिया गया स्टेटमेंट है। लेकिन हमको ये देखना चाहिए कि इस समय में जबकि 3 चरण चुनाव के हो चुके हैं और बाकी समय में आपको अपनी कोर कंस्टिट्यूएंसी, जो कि भाजपा के मैनिफेस्टो में सीधा जाहिर है कि उन्होंने ये साफ कर दिया है कि उनको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, वो किसी भी तरह से मुसलमानों को अपनी तरफ लाने की फिराक में नहीं है। ऐसे में ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस तरह के स्टेटमेंट दिए जाएं कि सीधे कोर कंस्टिट्यूएंसी में पहुंचे और उसको कम्युनल भी ना कहा जा सके। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं। दूसरी बात, यहां पर हमें यह जरूर मानना पड़ेगा कि अगर आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के स्टेटमेंट मैनिफेस्टो उठाकर देखें तो उसमें एक दूसरे की कोर कंस्टिट्यूएंसी के अलावा कोई तर्क नहीं है। तो हमारी राजनीति का जो स्तर है वो बेहद जो तार्किक स्तर है राजनीति का, जिसमें आर्ग्यूमेंट आते हैं, वो लगातार नीचे जा रहा है। और ऐसे में आपके पास क्या बचता है? एब्रिविएशंस। आप ABC की परिभाषाएं देते हैं और ये सभी पार्टियां दे रही हैं। आपके पास में तर्क नहीं है, और तर्क इसलिए नहीं है, सभी पार्टियां दे रही है, सभी पार्टियों के चुनाव सभी पार्टियों के बयान हमारे सामने है। हम आपको राजेंद्र चौधरी का आतंकवादी वाला बयान भी सुनाएंगे कुछ ही देर में। लेकिन मुलायम सिंह ने कहा कि मैंने गोली चलाई अयोध्या वालों के ऊपर, उसको 19 तिरान के बाद अब याद आया। किसके लिए कहा उन्होंने? किसको संकेत दिया उन्होंने कि कार से होकर मैंने गोली चलाई है और मैं ये दोबारा भी करूंगा? ये 1993 के बाद उनको 20 साल बाद कैसे याद आया? और मोदी जी ने 2015 में नीतीश लालू के लिए दिया था कि आतंकवादियों की मौका दीजिए, मैं बोलना चाहता हूँ। 2 कमेंट के बाद और भाजपा का कोई मंच नहीं है। नहीं, किसी का मंच नहीं है, हमारे दर्शकों का मंच है। आलोक जोशी जी, आलोक जी, क्या मैं एक बात रखना चाहता हूँ, हम सबका एक पॉइंट ऑफ व्यू ले लें। मैं एक लाइन में अपनी बात रखना चाहता हूँ। तमन्ना जी, मुझे मौका दीजिए। ओके संजीव मिश्रा जी, बोलिए। एक लाइन में अपनी बात। ओके, बोलिए सर। देखिए, एक चीज बहुत साफ सी है, जहां मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ और सबका विकास, और जहां ये राम मंदिर की बात करते हैं कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, तो आज हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा प्रदेश है वहां चुनाव हो रहा है, आप तमाम चुनावी रैलियां कर रहे हैं। आपको ये भी घोषणा कर देनी चाहिए कि फलानी जगह पे हम मस्जिद भी बनाएंगे, तब होता सबका साथ और सबका विकास। आप मंदिर की तो बात करते हो, मस्जिद की बात नहीं करते। एक सेंटेंस आपको बोलना था संजीव मिश्रा जी, और आपने नया मस्जिद भी बनाएंगे, नया आपने शुरू कर दिया है, नया एक लाइन शुरू कर दी है, इसलिए मुझे तनेजा जी को आई हैव टू गिव। ओके तनेजा जी, तनेजा जी का रिस्पॉन्स, देन लेट मी मूव ऑन टू। जी तनेजा जी। देखिए जितने प्रश्न मैंने करे, जितने तमन्ना जी आपने करे, संजीव मिश्रा ने एक का जवाब नहीं दिया। वो अब कहीं से कहीं बहस को ले जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है जवाब वो दे नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश को। अच्छा, आप एक जवाब दे दो कि साल भर में 2 करोड़ नौकरियां देने की बात कही थी, कितनी नौकरी? दूसरी बहुत अच्छा प्रश्न किया। हमने 2 करोड़ 30 लाख नौकरियां पैदा करी, सरकारी नहीं, हमने उद्यमी पैदा करे। झूठ बोल रहे हैं भाषा को नहीं समझेंगे, झूठ बोलते मोदी जी। आप झूठ, इसी का जवाब मिलेगा आपको। अच्छा मेरी बात सुनिए, एक मिनट, ऐसा नहीं चलेगा। संजीव मिश्रा जी काम डाउन, संजीव मिश्रा जी काम डाउन, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। मिश्रा जी नौकरी दे चुके, संजीव मिश्रा जी बात है। संजीव मिश्रा जी रुक जाइए, 3 साल में रुक जाइए। संजीव मिश्रा जी, मुझे आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। रुक जाइए। पूरे देश नहीं, आई एम सॉरी, संजीव मिश्रा जी का थोड़ा हम ऑडियो डाउन करेंगे। ये आतंकवाद बंद करिए, गुंडागर्दी, ये गुंडागर्दी टेलीविजन का ऑडियो कंट्रोल किया हुआ है। तनेजा जी एक लाइन में आपकी बात पूरी कीजिए, एक लाइन में प्लीज। मेरी एक लाइन में मैं यही कह रहा हूँ कि जो
जो पार्टी और जिसके मुख्य प्रवक्ता प्रधानमंत्री और पार्टी अध्यक्ष को आतंकवादी कह सकते हैं, जिनके बड़े मंत्री आजम खान ये कह सकते हैं कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, ऐसी पार्टी को खाली उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि बंगाल की खाड़ी में ऐसी जगह फेंकना चाहिए। मेरा आपसे सवाल है, ऑडियो को कंट्रोल करेंगे प्लीज, मेरे पैनल प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट है ऑडियो को कंट्रोल करेंगे। आलोक जी, मेरा आपसे सवाल है कि क्यों इस तरह की डेस्परेशन, फ्रस्ट्रेशन कह सकते हैं हम देख रहे हैं, यानी कोई ऐसी सीमा है नहीं और अब 4 फेज है, आगे पता नहीं क्या देखने को मिलेगा। मुझे दरअसल यही सबसे विचित्र बात लग रही है कि 3 फेज हो चुके हैं और तीनों पार्टियों के पास, तीनों पक्ष जो हैं इसमें, उनके पास एक बड़ा बड़ा अपना कोर है। ऐसा नहीं है कि तीनों के पास कोई जमीन नहीं है, सबके पास जमीन है। इसके बावजूद आज तीनों में से एक भी आश्वस्त भाव में नहीं दिख रहा है, कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहा है, और दिनों दिन जो जिसको बहस का स्तर गिरना कहिए या जो भी कहिए, ये एक तरह से डेस्परेशन का दिखना है। तो इस डेस्परेशन के 2 वजह हो सकती हैं। एक है कुछ लोगों को अपने पैरों के नीचे से जमीन खिसकती दिख रही है, जिस जमीन को वो अपनी मान के बैठे थे। और इस लड़ाई में ये बात शुरू से कही जा रही है कि इन 3 पार्टियों में, यानी कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठबंधन, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, इनमें से कोई भी 1 नंबर पे और कोई भी 3 नंबर पे पहुंच सकता है। बहुत कम परसेंटेज से, वोटों का हेरफेर से ये फर्क देखने को मिल जाएगा। तो एक संभावना ये है, जिसकी तरफ हिलाल अहमद ने इशारा किया कुछ देर पहले, कि शायद कॉन्फिडेंस के साथ भी ये हो सकता है। कुछ लोग कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं इसलिए निचले स्तर पे उतर आए हैं, कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है इसलिए वो इस स्तर पे आ गए हैं कि अब हमने जब तय कर लिया है कि हमें किस वोटर को एड्रेस करना है, तो हम उस वोटर के मन की बात कर रहे हैं, दूसरे के को अब दिमाग से निकाल देना है। पहले भी निकाल रखा था, हमारे एजेंडा में नहीं था वो, और अब उसको पूरी तरह साफ कर दिया जाए, अपने वोटर को एड्रेस किया जाए, उससे ये साफ साफ बताया जाए कि अगर हम जीतते हैं तो क्या होगा, उसे हम जितना कंसोलिडेट कर सकें करें, और दूसरों के वोटर शायद वो बांट चुके हैं, बांटने में कामयाब हो चुके हैं, ऐसा ख्याल उनके दिल में है। ओके, हर्षवर्धन, बीजेपी जिस तरह की रणनीति अपना रही है, एक तो प्रधानमंत्री ने जो बयान दिए हैं और उसमें उन्होंने एक लाइन जो एंड में कही कि अगर होली में बिजली आती है तो ईद में भी आनी चाहिए, वो सबका साथ सबका विकास का नारा उसमें दे रहे हैं। दूसरी तरफ अमित शाह जी भी ये कहता है कि लैपटॉप एक समुदाय को ज्यादा दिए जा रहे हैं। क्या ये मैसेज कहीं ना कहीं पहुंच रहा है कोर वोटर के पास कि ये जो आगे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की अलायंस है वो अल्पसंख्यकों और यादव वोट को जुटाने में है, हम कहीं पीछे छूट गए हैं, हमारा ख्याल बीजेपी रखेगी? देखिए, दरअसल कोर वोटर को एड्रेस करने की बात, और जो आलोक जी ने एक लाइन बोली, मैं उसके आगे फिर ये बताऊंगा, थोड़ा 2 मिनट मुझे समय दीजिएगा और प्रवक्तागण लोग न बोलेंगे, ये निवेदन है। आलोक जी ने जो कहा कि अपने कोर वोटर को एड्रेस करना और अपने वोटर को लेकर आश्वस्त होने के साथ दूसरों को कितना हम रोक सकते हैं उसकी कोशिश, और ये जितने बयान हैं ये उसी की तरफ जाते हैं। और ये बड़ी अच्छी चीज है कि भारतीय राजनीति में दक्षिणपंथी पार्टियों के ऊपर ये दबाव है। भारतीय जनता पार्टी जो भी दक्षिण पंथ की राजनीति करेगा उसके ऊपर इस देश के सेकुलर ढांचे ने एक दबाव पैदा किया है कि वो अगर कुछ भी बोल रहे हैं तो उनको ये ख्याल रखना है कि कहीं उससे जो अल्पसंख्यक हैं या जो एक सेकुलर ताना बाना है वो न टूटे। लेकिन इसको थोड़ा सा समझना होगा कि हम, ठीक है, हम लोहिया जी, नेहरू जी और उसके पहले इंदिरा गांधी क्या कहती हैं उसको छोड़ दें। 2009 के लोकसभा चुनाव के पहले राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया था कि अगर गांधी परिवार का कोई होता तो बाबरी मस्जिद नहीं गिरती। 1999 में उज्जैन मध्य प्रदेश में एक रैली में सोनिया गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी को गद्दार कहा था, और उस वक्त यही नरेंद्र मोदी जो आज प्रधानमंत्री हैं वो भारतीय जनता पार्टी के महासचिव हुआ करते थे, और इन्होंने एक अपॉलॉजी मांगी थी जो कांग्रेस पार्टी देने को तैयार नहीं थी। बात यहीं तक नहीं खत्म हुई थी। 2002 में सोनिया गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ बताया था, और वो किस बात पर? बात यह थी कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि सोनिया गांधी हमारी सरकार गिराने की कोशिश कर रही हैं, हमारे जो सहयोगी हैं उनको तोड़ने की कोशिश कर रही हैं।
अब आप इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जो 2014 के बाद बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जा रही है, जिसको इस तरह की ढेर सारी छोटी छोटी बयानबाजी और ढेर सारी ऐसी हरकतों की वजह से एक कहें कि कुछ जाने में और कुछ अनजाने में एक तगड़ा वोट बैंक मिल गया, उस वोट बैंक को अब एड्रेस करने की कोशिश प्रधानमंत्री कर रहे हैं और वो हो रहा है। वो होने की एक वजह यह भी दिखती है कि जो पहले 3 चरण के चुनाव रहे, जो पूरी तरह से समाजवादी पार्टी का स्ट्रांग होल्ड है, उस स्ट्रांग होल्ड में बसपा ने बहुत अच्छा काम किया है। और शायद ये सही वजह है, किसने कहा कि किसी को शायद भरोसा नहीं कि हम कितना अच्छा कर रहे हैं, तो अब अपने उस कोर वोटर को और सलीके से सहीजने की कोशिश हो रही है। और कम से कम मैं नहीं मानता कि राजनीति में बयानबाजी का ये कोई स्तर गिरा हुआ है। स्तरहीन राजनीति इस देश में बरसों से चली आ रही है, बस हम जब पकड़ लेते हैं तो उस बयान के आधार पर तय करते हैं। प्रधानमंत्री और दूसरे लोग ये बोलते रहे, बरसों से स्तर गिरी आ रही है, तो क्या आज हमको इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? क्या यूपी के वोटर को सोचना चाहिए कि यही है राजनीति, चलो भाई कोई बात नहीं? क्या हमें हमारे बड़े नेताओं से एक लेवल की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए या नहीं? और क्या इसी से वोट मिलते हैं? इस पर हम आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, जाइएगा नहीं। और हम सवाल पूछेंगे हमारे प्रवक्ताओं से कि उनके नेता असल में क्या बोलना चाहते हैं। चुनावी दंगल में चल रही है गंदी बात, हर तरह के बयान निकल कर आ रहे हैं। अखिलेश जी गुजरात के गधों को याद कर रहे हैं, तो उनके पार्टी के बड़े नेता प्रधानमंत्री और अमित शाह को आतंकवादी कहते हैं। बीएसपी का फुल फॉर्म बहनजी संपत्ति पार्टी नजर आता है, तो प्रधानमंत्री का पूरा नाम नेगेटिव दलित मैन नजर आता है। क्यों हो रहा है ये सब, इस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं आज आवाज अड्डा में। और आपसे सवाल है हमारा ट्विटर का कि क्या राजनीतिक स्तर गिर रहा है डिबेट का? क्या जिस तरह की बातें हो रही है होनी चाहिए? इस पर आप जरूर अपनी राय दीजिए। जल्द ही इस पोल का हम फैसला भी सुनाएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको सुनवाते हैं कि एसपी लीडर राजेंद्र चौधरी ने क्या कहा। वातावरण पैदा करना चाहते हैं, ये दोनों आतंकवादी हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, दोनों आतंक पैदा कर रहे हैं लोकल में, राजनीतिक वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं दोनों। ओके, दो सवाल है मेरे आपके लिए संजीव मिश्रा जी। एक तो इस बयान का क्या मतलब है जहां प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहा जा रहा है, और दूसरा भी एक बयान है जो अखिलेश जी ने आज कहा कि लठ की होली खेली जाएगी। क्या मतलब है इसका? देखिए, राजेंद्र चौधरी जी का जो बयान है वो जो राजनीतिक आतंकवाद है उस पर है, तो बहुत साफ सी बात है। जिन लोगों को समझ में आ रहा है वो होता क्या कि पूरा अगर बयान दिखाया जाता और उन्होंने उसके बाद भी जो कुछ कहा उसको भी दिखाया जाता तो मुझे लगता ज्यादा ठीक रहता। इन्होंने कहा है कि राजनीतिक आतंकवाद की स्थितियां आ गई हैं। किस तरीके से पल पल में प्रधानमंत्री जी के अपने अपने नियम और कानून बदलते हैं, तो आप किस डिफेंड तरीके करते से हैं, बोलते उनके कुछ बयान का कहते बचाव कुछ कर रहे हैं। देखिए एक चीज बहुत साहब, आज हालात क्या है, पूरी बात अगर आने देंगे तो निश्चित रूप से आपके लाखों करोड़ों जो दर्शक है उनको पता चलेगा। ज्ञानशील एकता वाला एक दल भारतीय जनता पार्टी, उस समय जिस समय अटल अडवाणी और जोशी जी हुआ करते थे, आज की तारीख में अमित शाह और मोदी जी की पार्टी प्राइवेट लिमिटेड पार्टी की तरह हो गई, जहां केवल घमंड है और जहां केवल तानाशाही है। ऐसी स्थितियां है उत्तर प्रदेश में। इसका उदाहरण आप देखिएगा, 11 मार्च को इसका उदाहरण भी देखिएगा। राजनाथ सिंह के बेटे को हराया जा रहा है। आपकी राजनाथ सिंह आपको कष्ट किया, बीजेपी को कष्ट करना चाहिए। बेटे को हराया जा रहा है। कैसी बातें कर रहे हैं? मुलायम सिंह यादव, एक मिनट, आरएसएस मुलायम सिंह यादव जो कहते हैं लड़कों से गलती हो जाती है। प्लीज एक मिनट, संजीव मिश्रा जी वाहियात बहस के लिए नहीं बैठे हम। एक मिनट, रतन शारदा जी एक मिनट, संजीव मिश्रा जी नहीं आने दे रहे हो। नहीं, आप ऐसी बात करेंगे, आपको बात ही क्यों लांछन लगाने आपको। एक मिनट, आप पूरी बात ही नहीं आने दे रहे हो। बीजेपी में डेमोक्रेसी है कि नहीं? आपकी पार्टी में डेमोक्रेसी है? क्या हो गया? आपकी सारी फैमिली चलती है, यादव परिवार चलाता है, समाजवादी पार्टी को अपनी परिवारवादी पार्टी
आरएसएस के लोग ही राजनाथ सिंह जी के बेटे को हरा रहे हैं। कष्ट क्या है? ये ध्यान रखिएगा। और आरएसएस के लोग ही उत्तर प्रदेश में अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। आप की बात करिए, प्रधानमंत्री टेररिस्ट है क्या, इसका जवाब दीजिए। चाहता है आप प्रधानमंत्री टेररिस्ट है क्या, इसका जवाब दीजिए। जी उनको जवाब देने दीजिए। जवाब दे रहे हो, रुक जाइए, प्रश्न का जवाब दीजिए। एक मिनट रुक जाइए, प्रश्न का जवाब दीजिए। अच्छा एक बात बताया, किसी को कुछ ऐसे समझ में नहीं आएगा, एक साथ बोलेंगे। संजीव मिश्रा जी, संजीव मिश्रा जी, संजीव मिश्रा जी, संजीव मिश्रा जी रुक जाइए। एक परिवार से 5 MP 5 MLA रतन शारदा जी प्लीज रुक जाइए, आप डिरेल मत कीजिए डिबेट को। देश की जनता प्लीज डोंट टेक ओवर। संजीव मिश्रा जी प्लीज वेट। एक परिवारवाद की पार्टी को कोई बोलने का हक नहीं लोकतंत्र। मैं परिवारवाद पे अभी बात नहीं कर रही हूँ, रुक जाइए। हम बात करें कि किस तरह के बयान हमारे नेता करते हैं और उसको आप डिफेंड कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल। एक मिनट, हर साइड से रतन शारदा जी, मैं सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ। तो ये आरएसएस के समर्थकों को न बैठाया करिए। एक मिनट, ये आरएसएस के समर्थकों को अलग से बैठाया करिए। आप बैठने लायक नहीं रहेंगे, आप तो बैठने लायक नहीं रहेंगे आने वाले समय में। डोंट गेट पर्सनल, कम से कम यहाँ पे तो लेवल ठीक रखें। कुछ पता ही नहीं है। एक मिनट, संजीव मिश्रा जी, प्रदेश में अमित शाह हमको पता है, हमने गोली खाई है। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू प्लीज स्टॉप। संजीव मिश्रा जी प्लीज स्टॉप। भतीजा का खेल बंद करें आप। रतन शारदा जी चाचा भतीजा का नाटक करने वाले लोग हमें नहीं सिखा रहे। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप प्लीज मुझे डिबेट करने देंगे, क्योंकि अगर आपको अपनी बातें कहनी है तो बहुत सारे मंच है यहाँ पर। एक स्पेसिफिक सवाल पे आ रहे हैं संजीव मिश्रा जी। समर्थकों को क्यों बैठा लेती हैं आप भाई? वो भी पूछे कि आप नागरिक है, हाँ हमें बोलने का हक है। चलो आपको परिवार की बात करने का हक नहीं है यहाँ पर। पॉइंट ऑफ व्यू। एक तो आपकी है। मिनट और भी लोग बैठे हैं पैनल पर। आप और एक टाइम वेस्ट मत कीजिए, बहुत कीमती होता है। जनता को भी समझ में आ रहा है। हमें ही परिवार का खेल समझ में आ रहा है। चाचा भतीजे का अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। जिसके परिवार है नहीं वो क्या बताएगा? मिश्रा जी रुक जाइए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दीजिए। को देखिए जिनका परिवार नहीं, को नहीं रखा, आ गए अपनी औकात पे, आ गए अपनी औकात पे। परिवार का सर्टिफिकेट देंगे, अरे परिवार का सर्टिफिकेट देंगे अगर तो अडवाणी जी। एक मिनट संजीव मिश्रा जी स्टॉप, संजीव मिश्रा जी स्टॉप। संजीव मिश्रा जी, मैंने आपसे एक स्पेसिफिक सवाल पूछा है और चूंकि ये सवाल मेरे दर्शकों के लिए जरूरी है इसलिए मैं फिर से पूछूंगी। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहना सही है? आप एक्सप्लेन करें, ये राजनीतिक आतंकवादी की बात करें, उस संदर्भ में भी क्या ये सही है आपके मुताबिक? हाँ या ना में जवाब दीजिए सर, सिर्फ हाँ और ना में। देखिए इस बात का जवाब तो राजेंद्र चौधरी साहब से ही आप पूछिए। एक चीज, दूसरी चीज, प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहने का कोई औचित्य नहीं है। ये जो राजनीतिक आतंकवाद चल रहा है, मैंने आपसे शुरू में ही एक ही लाइन में इसका जवाब दिया। जो राजनीतिक आतंकवाद चल रहा है, जिस तरीके की ब्लफ और धोखे लट की होली क्यों कह रहे हैं अखिलेश यादव? क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं? क्या चीज? लट की होली क्यों कह रहे हैं? क्या चीज? लट की होली, लाठियों की होली क्यों कह रहे हैं? देखिए ये तो कानपुर में लठमार होली चलती चलती है, उसमें कोई नई चीज थोड़ी ना है। आप ऐसा मतलब प्रश्न अगर मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो कानपुर में लट की होली होती है। अच्छा। कानपुर में गोबर और कीचड़ की होली होती है। तो आप उसको कहाँ लिए जा रहे हो? इतना बढ़िया शानदार और जानदार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। अच्छा। रिपीट होने जा रहे हैं, बड़े अंतर से जीतने जा रहे हैं। उसके बाद लठमार होली होती है मथुरा में। फिर ये बताए आपके शानदार जानदार मुख्यमंत्री गायत्री प्रजापति कानपुर में जो गैंग रेप में आरोपी हैं, उनका प्रचार कैसे करते हैं सर? अगर लॉ एंड ऑर्डर के आप पक्ष में हैं, आप उनका प्रचार कैसे कर लेते हैं? तमन्ना जी, अगर कोई महिला आज की तारीख में मोदी जी के ऊपर यही आरोप लगा दे तो आप क्या कहेंगे? इसका क्या मतलब है? यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ, 15 मिनट से उन पे लगी हुई हैं, 15 मिनट संजीव मिश्रा जी पे लगी हुई हैं। अगर आरोप लगाने से होता है, 15 मिनट आपको संजीव मिश्रा जी पे हो गए। आरोप है, अब छोड़िए ना बदल से। और उत्तर प्रदेश मैं ये देखना चाहती हूँ, मैं ये देखना चाहती हूँ कि एक सवाल का जवाब भी देंगे कि नहीं। वारंट इशू हुआ है, उसके बाद आप इस तरह 15 मिनट आपने उन पे लगा दिए, हम लोग भी बैठे हुए हैं। तनेजा जी, पिछली बार 20 मिनट आपके ऊपर लगाए थे। मैं यही कह रहा हूँ, आप लोग पिछला हिसाब लगाते रही। मैं ये देखना चाहती हूँ तनेजा जी कितने सवालों का जवाब देते हैं, और अनफॉर्चुनेटली एक सवाल का भी जवाब मिला नहीं है। अब
नाउ मूव ऑन, अब मूव ऑन, हमको भी समय दीजिए। जी बताइए सर। हम थक गए उंगली उखाड़ी करके। अच्छा बताइए सर। तमन्ना जी देखिए, आप सवाल भी लेंगे या बोलेंगे? थोड़ा समय दीजिएगा। नहीं, अब जरा सुन लीजिए मुझको। देखिए जिस हिसाब से, जिस तरह के वक्तव्य जो है चौधरी साहब ने दिए प्रधानमंत्री को लेके, अमित शाह जी को लेकर के, उसके बाद जो गधा वक्तव्य मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के दिया और वहां जो स्तर गिरा वो जनता देख रही है। लेकिन आपने ये देखा, संजीव मिश्रा, हम अक्सर बहस करते हैं और मैं उनको एक अच्छा प्रवक्ता हमेशा मानता हूं, लेकिन आज जिस तरह की भाषा उन्होंने प्रयोग करी है और जिस साफ लग रहा है कि पैर के नीचे जहां वो बैठे हैं जमीन खत्म हो चुकी है, वो मान चुके हैं कि अब उनकी पार्टी का अगर जमीन खत्म हो चुकी हो तो आ जाइए समाजवादी पार्टी में। संजीव मिश्रा जी, मैंने आपको सुन लीजिए गरिमा, अब तो थोड़ा रख लीजिए, आप एक्सपोज हो रहे हैं। आप ऐसे प्रवक्ता नहीं थे, क्या हो गया आज आपको? आप तो बड़ा संयम रखते थे, मुझे लग रहा है। हम इज्जत करते हैं, पूरा देश देख रहा है आपको। अच्छा दूसरा सुन लीजिए, इतना विचलित क्यों हो रहा है? आराम से अपनी बात जी जरा सुन लीजिए। वही मैं आराम से ही रख रहा हूं, दर्शक देख रहे हैं कौन आपा खो रहा है, क्यों आपा कोई खो रहा है। लेकिन आप आपा मत खोइए। नहीं आप तमन्ना जी 20 सेकंड में नहीं हुई, पसीना पोंछ लीजिए और ठंडा पानी भी पी लीजिए। सबसे वो ठीक है, वो सब कर लेंगे। आपकी सलाह के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन देखिए हमको ये जानना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में क्यों ये आपा खो रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं किसानों का। किसानों की जो फसल बीमा योजना है, इस सरकार ने बीमा की किस्त तक नहीं अदा करी। और अगर इसमें झूठ है तो आपका कोई भी अधिकारी जो उसको देख रहा है, मैं उसे कॉन्ट्रैक्ट किसानों का कर्ज माफ कर रहे थे आप, माफी मांग लूंगा। अच्छा कितना किसानों का कर्ज बिल्कुल माफ करेंगे जब गुंडा 2022 तक आप आय दुगनी करोगे, सब माफ हो जाए। किसानों को 48,000 करोड़ रुपए का आपने और कर्ज देने का। यू हैव लॉस्ट इट टुडे, यू हैव लॉस्ट इट। क्या हो गया आज आपको? अच्छा छोड़िए, अपने बारे में न बताइए, हमारे बारे में बताइए। आपके पास कोई मुद्दे नहीं है, आपके पास कोई मुद्दे नहीं है। हिलाल अहमद आपके पास कोई मुद्दे नहीं है। एक सेकंड तमन्ना जी, 2019 में आप गुजरात भी पहुंचेंगे आदरणीय मोदी जी। मुद्दा, अच्छा आपने किसान कर्ज का मुद्दा उठाया जी तनेजा जी। अच्छा किसान, हमने किसानों का कर्ज माफ किया, 50,000 तक का किसानों का कर्ज माफ किया और जिला सहकारी बैंक के माध्यम से किया। इंश्योरेंस सुनाया गया, बीमा फसल योजना का बैंक आपके अंडर में थे। आप बताइए, मुझे बताइए कि किसानों की इतनी पड़ी है तो आप लोग गधों और शमशान कब्रिस्तान की बात क्यों कर रहे हैं? हिलाल अहमद की हम आवाज सुनेंगे, बात अभी हिलाल अहमद की आवाज। आप लोग क्यों ऐसा करते हैं? इतने सीनियर पॉलिटिशियन, मुझे बुरा लगता है बार बार कहकर कि आप प्लीज संयम रखें। क्यों नहीं प्रीमियम? आप खुद सोचिए किसानों के साथ कि कैसे आप डिबेट में करते हैं। जी अभी हिलाल अहमद जी, किसानों का कर्ज माफ किया जी, तमन्ना बोलिए सर। हाँ तमन्ना, अभी आपने जो सवाल पूछा था, अभी जो आपने सवाल पूछा था और हमारे मित्र कह रहे थे कि काफी पहले से ही राजनीतिक स्तर चर्चा का गिर चुका है। मैं उनसे थोड़ा सा असहमत हूं, पूरी तरह तो नहीं लेकिन थोड़ा सा असहमत हूं। और जिसका परिचय ब्रेक में आने के बाद हमें मिल चुका है कि लगातार आप तू ममे के अलावा आपके पास में कोई तार्किकता नहीं होती है। और स्तर गिरने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि मैं आपकी बात को ना सुनूं। अगर हम अच्छे लिसनर नहीं होंगे तो आप जिसको हम लोकतंत्र में कहते हैं विपक्ष की भूमिका, तो मुझे नहीं लगता कि शायद, और ये पार्लियामेंट्री डिबेट्स क्योंकि मैं लगातार देखता हूं और यूपी असेंबली की डिबेट्स में मैंने लगातार देखी हैं, कि आप उनका जो रिटर्न फॉर्म है उसमें देखिए कि एक दूसरे की आवाज ना सुनने की प्रक्रिया चलती है कि मैं सिर्फ बोलता रहूंगा, मेरी बात नहीं सुनेगा। तो हमारा लोकतंत्र का स्तर तो इतना नीचे जा चुका है कि जहां पर हम सिर्फ बोलते हैं, हम सुनते नहीं हैं। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं। दूसरी बात ये कि यहां बड़ा सवाल जो है वो ये है कि क्या इस राजनीतिक जुमलेबाजी से जो एक दूसरे को कही जा रही है, क्या इस पर आने वाले चुनाव पे कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? मेरे लिए ज्यादा बड़ा सवाल ये है, ना कि ये जो लोग लगातार आपस में एक दूसरे की बात को काट रहे हैं उस पर। हमने जितने सर्वेक्षण किए हैं उन सर्वेक्षणों में बार बार ये बात आई है कि लोग पार्टी और उम्मीदवार दोनों को देखकर ये फैसला करते हैं कि चुनाव में वोट किसको देना है। और क्योंकि ध्रुवीकरण पूरी तरह से यूपी में हो चुका है, इसलिए ये कहना सबका साथ सबका विकास, हम सबको अप्रोच कर रहे हैं, ये गलत होगा। भी आलोक जी ने भी कहा और मैं सहमत हूं पूरा इस बात से, ये बिल्कुल गलत है। तो अंतिम समय में जो ज्यादा निर्णायक बात होगी वो ये होगी कि आप बचे हुए चुनाव के जो समय आपके पास में बचा हुआ है, अब अगर आप वाकई किसी अपनी कोर कंस्टिट्यूएंसी के अलावा दूसरे वोटर को
अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं तो कोई अपने स्टैंस में परिवर्तन लाइए। मुझे लग रहा है कि कोई भी पार्टी अपने स्टैंस में परिवर्तन नहीं ला रही है। और जो आलोक जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे, जो कि आंकड़ों से भी साबित है कि अगर मान लीजिए 1-2% का भी हेरफेर होता है तो सीटों के अंदर बड़ा जबरदस्त बदलाव हमको इस चुनाव में देखने को मिलेगा। ओके, हर्षवर्धन त्रिपाठी, कोर कंस्टिट्यूएंसीज की बात हो रही है, लेकिन अगर इसमें अब हम अल्पसंख्यक वोट्स की बात करते हैं, क्योंकि अंत में जाकर सब उसके इर्द गिर्द नजर आता है, उस वोटर के लिए बीएसपी और सपा कांग्रेस दोनों लगी हैं। हमारे एक पैनलिस्ट के मुताबिक बीजेपी मुस्लिम वोटर की तरफ देख भी नहीं रही है, वो अपने हिंदू वोट कंसोलिडेट में करने में लगी है। तो इस तरह की मैथमेटिक्स में किसको फायदा मिलता है? देखिए तमन्ना, ये बहुत आप पूरे सीक्वेंस देखें, अगर जिस तरह से इवेंट्स हुए हैं, अमित शाह शुरू में जब पहला चरण होता है तो उसी दिन शाम को कह देते हैं कि हमारी पूरी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ बसपा से है। अगर आपको ध्यान में हो तो पहले, दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव में क्योंकि उनको डर था कि कहीं जो जाट भाग रहा था और मुसलमान फिर से अगर सपा के साथ वापस आ गया तो उनकी मुश्किल बढ़ सकती थी, इसीलिए उनकी जो स्ट्रेटेजी थी वो बड़ी क्लियर थी कि पहले 3 चरण के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की तरफ मुसलमान जाएं और उनको दिखे कि हाँ बसपा लड़ रही है, जो पहले फेज में हुआ, जिसका असर थोड़ा बहुत सेकंड थर्ड में दिखा। अब तीसरे चरण के बाद जो मुश्किल है कि अगर ये जो कहें कि इंडिकेशन है या एक जो चला आ रहा है कि बसपा थोड़ा अपर हैंड है वो कंटिन्यू कर जाता है तो 7 चरण के बाद बीजेपी माइनस में चली जाएगी अगर एक ही पार्टी को मुसलमान वोट करता हुआ चला जाता है। ये हिंदू मुसलमान की बात करनी पड़ती है क्योंकि अगर हम उस तरह से समझते हैं, लेकिन सचमुच ये स्थिति है। अब तीसरे चरण के बाद सीधा सा एक जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में रहा है कि जब रिएक्शन भी वोट पड़ते हैं तो वो रिएक्शन के वोट, जो कई बार कहा भी जाता है कि भाजपा और सपा कहीं मैच फिक्सिंग तो नहीं कर रहे हैं, तो दरअसल वो वही होता है कि हिंदू वोट के रिएक्शन में मुस्लिम निकलेगा और मुस्लिम के रिएक्शन में हिंदू निकलेगा। तब समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को सीधा सीधा फायदा मिलता है और बहुजन समाज पार्टी उस वक्त नीचे जाती है। और मुझे जो समझ बन रही है वो शायद वही रणनीति है इस बयान के जरिए। राजेंद्र तिवारी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी की एनालिसिस मैं नहीं कह रही हूँ गलत है, शायद बिल्कुल सही है। एक छोटा सा आंकड़ा देना चाहता हूँ मैं, तमन्ना मैं एक छोटा सा आंकड़ा देना चाहता हूँ। ओके तमन्ना, मैं एक छोटा सा आंकड़ा देना चाहता हूँ। हाँ, एक छोटा सा आंकड़ा ये है, ये बात जो अभी कही गई उसमें सिर्फ ये छोटा सा आंकड़ा कि पिछले 3 चुनाव के सर्वेक्षण जो हमारे हुए हैं उसमें एक बात बहुत स्पष्ट आई है और वो ये है कि जो मुस्लिम वोट है वो समाजवादी पार्टी के तरफ तकरीबन 58-59% जाता है और 20% के आसपास का चंक जो है वो बहुजन समाज पार्टी को जाता है। बहुजन समाज पार्टी 4 जनवरी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से लगातार कोशिश कर रही है कि जो एक खास तबका है मुसलमानों का वो टूटकर अगर बीएसपी के साथ चला गया तो नए इक्वेशन बन जाएगी। मुझे मेरा जो सवाल था राजेंद्र तिवारी, क्योंकि जब हमारे एनालिस्ट इतने डिस्पैशनेटली वोटर्स की बात करते हैं स्टेटिस्टिक्स की तरह, वो नंबर हैं, इतने परसेंटेज जातव, इतने परसेंटेज मुसलमान, इतने परसेंटेज फला कास्ट, ये इंसान है जिनको एक बेहतर भविष्य चाहिए। क्या ये बात हमारे पॉलिटिक्स से कहीं गायब हो गई है? हम इसमें अज्यूम करें कि मुसलमान ऐसे ही वोट करेंगे, पिछड़ी जातियां ऐसे ही वोट करेंगे, हिंदू तो अगर आप बोलेंगे तो आपके साथ ही आएंगे। ये किस तरह की मानसिकता को दर्शाता है? दरअसल ये जो मानसिकता जिसकी बात आप कर रही हैं, वोटरों की ऐसी मानसिकता शायद है नहीं, और ये चीजें कई चुनावों में बार बार दिख चुकी, चाहे दिल्ली विधानसभा चुनाव देखें, चाहे आप बिहार का विधानसभा चुनाव देखें, आप पंजाब का चुनाव हो रहा है वहां की जो एनालिसिस आ रही है वो देखें, तो जो चीजें जिस तरह के बयान ये कोर कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करने की बात शुरू होती है वो तब शुरू होती है जब ये लगने लगता है कि मेरे पैर के नीचे से जमीन जा रही है। आप देखिए, मैं फिर उदाहरण दूंगा, बिहार चुनाव में शुरुआत हुई थी विकास से और बड़े बड़े विज्ञापन भाजपा ने भी कहे, दूसरे लोगों ने भी कहे, सब लोग विकास की बात कर रहे थे। और जब अंत आया तो गौ माता थी और अल्पसंख्यकों को काट के आरक्षण दिया जा रहा है, ये इशू था। और ये था कि हम जान दे देंगे कि अल्पसंख्यकों को आरक्षण ना मिले। ये बयान आए हैं और ये अखबारों में छपे हैं। और आज जो हो रहा है वो भी उस तरह के बयान 2 चरण के बाद से ही शुरू हो गए। तो इसका मतलब लगाना बहुत आसान है, इसका मतलब है क्या। और दूसरी बात, एक बात और मैं कहना चाहता हूं,
एक बात और कहना चाहता हूं, वो ये है कि हम अपने प्रधानमंत्री की तरफ बहुत ही आशा के साथ पूरा देश देखता है। वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, कोई ऐसा बयान वाजपेयी जी की तरफ से नहीं आया। मनमोहन सिंह थे, उनकी तरफ से नहीं आया। लेकिन प्रधानमंत्री से बिहार के चुनाव का राइट पहला है। एक मिनट, बिहार के चुनाव में तिवारी जी एक लाइन मेरी भी हो जाएगी। एक मिनट बिहार के चुनाव में प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार में आतंकवादियों की सरकार चल रही है। एक मिनट। अब ये बयान देने के बाद अगर वो पार्टी ये उम्मीद करती है विपक्षी पार्टियों से कि वो उनको ऐसा नहीं कहेंगे, तो ये मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा हो जाता है। मैं पॉइंट को फ्रेम करती हूँ तनेजा जी के लिए। गंदी बातें होती है, राजनीति में होती आई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को इससे बचना चाहिए। ये है राजेंद्र तिवारी जी की बात। जी तनेजा जी। जी बिल्कुल। देखिए तमन्ना जी, मुझे 10-15 सेकंड दिए। देखिए, आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह का जिक्र किया। उन्होंने तो कहा था जो रिसोर्सेज हैं उस पर फर्स्ट राइट माइनॉरिटीज का होता है, और किधर इशारा था सारा देश जानता है। अच्छा, जहां तक आपने पॉलिटिकल जिस तरह की बातें होती हैं, सबको पता है कि खून का सौदागर किसने बोला था, सबको पता है, पूरा देश जानता है। लेकिन मैं गैर राजनीतिक बात करूंगा, 10 सेकंड मुझे सुनिएगा। देखिए, सुबह से लेकर शाम तक टेलीविजन चैनल जब यूपी की बात कर रहे हैं, सब ये बात कर रहे हैं। आपको एक सेकंड सुनिए। अच्छा सुनिए। अच्छा देखिए, सारे चैनल पटे हुए हैं इस बात से, मुस्लिम इसको वोट देगा, जाट इसको वोट देगा, हिंदू इसको वोट। अच्छा, वो क्या ये भी मतलब दूसरी तरफ देखा है कि अखबारों के अंदर रोजाना यही रिपोर्ट आती है। तो मेरा ये कहना आपकी बात से भावना से रिपोर्ट करेंगे ना, जो हमें दिखता है। नहीं, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। लेट मी कंप्लीट ना। आप डिफेंड क्यों कर रही हैं? मैं भी तो इसी देश का हूं, है ना। और मेरा सिर्फ ये कहना है कि हमारी जो कोशिश है, 2014 में सबने हमको वोट दिया था उत्तर प्रदेश में, और इस पर सब समुदाय के वोट हमको वोट दे रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी ही वहां पर सरकार बनाएगी। 90% लोग कह रहे हैं क्या चुनाव में गिर रहा है राजनीतिक स्तर। 4 फेज बचे हैं। आलोक जी, आपका क्या आकलन है? और गिरेगा क्या? यहाँ पर हम एंड देखेंगे? ये कहना बहुत मुश्किल है कि और गिरेगा या यहाँ पर हम एंड देखेंगे। एक ही चिंता की बात है कि हर पार्टी में स्तर गिराने वाले, बयान देने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, और पार्टियां उनका इस्तेमाल करती रही हैं वर्षों से। बिल्कुल। चिंता की बात यह है जब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस तरह के बयान देने लगे, और ये मैच सभी पार्टियों में बराबरी से शुरू हो जाए, तो ये फिक्र की बात है। सवाल है कि इसका अंत कब और कैसे होगा? तभी होगा जब वोटर साफ तौर पर गंदी बात को रिजेक्ट करेगा। जब ये साफ हो जाएगा कि गंदी बात काम नहीं कर रहा है, वोटों में तब्दील नहीं हो रहा है, तभी शायद इसमें बदलाव हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज हमारे साथ आवाज अड्डा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।